हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में जो हम लोग है ऑब्जर्वेशनल एविडेंस देखेंगे ब्लैक होल्स के बारे में। सबसे पहले बात करें तो स्वभाव से ब्लैक होल स्वयं काल्पनिक हॉकिंग विकिरण के अलावा कोई विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करते। इसलिए ब्लैक होल की खोज करने वाले खगोलविदों को आमतौर पर अप्रत्यक्ष अवलोकनों पर निर्भर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए ब्लैक होल के अस्तित्व का अनुमान कभी उसके आसपास के वातावरण पर उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देखकर लगाया जा सकता है। इवेंट हेरोजॉन टेलीस्कोप एक सक्रिय कार्यक्रम है जो ब्लैक होल के इवेंट हेरोजॉन के तहत तत्काल वातावरण को सीधे देखता है। जैसा कि मिल्की वे केंद्र ब्लैक होल है। अप्रैल 2017 में HET ने मेसिवर 87 के केंद्र में ब्लैक होल का निरीक्षण करना शुरू किया। कुल मिलाकर 6 पहाड़ों और 4 महाद्वीपों पर 8 रेडियो वेधशालाओं ने अप्रैल 2017 में 10 दिनों के लिए कन्या राशि में आकाशगंगा का निरीक्षण किया ताकि अप्रैल 2019 में छवि प्राप्त करने वाले डेटा प्रदान किए जा सकें। 2 साल के डेटा प्रोसेसिंग के बाद EST ने ब्लैक होल की पहली प्रत्यक्ष छवि जारी की। विशेष रूप से सुपरमैसिव ब्लैक होल जो कि ऊपर बताई गई आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है, जो दिखाई दे रहा है वो ब्लैक होल नहीं है, जो इस अंधेरे क्षेत्र के भीतर सभी प्रकाश को खो जाने के कारण काला दिखाई देता है। इसके बजाय यह इवेंट क्षितिज के किनारे पर मौजूद गैसें हैं जिन्हें नारंगी या लाल रंग में दिखाया जाता है, जो ब्लैक होल को परिभाषित करती है। 12 मई 2022 को EST ने मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए की पहली छवि जारी की। प्रकाशित छवि में वही रिंग जैसी संरचना और गोलाकार छाया दिखाई दी जो M87 ब्लैक होल में दिखाई देती है, और छवि को M87 ब्लैक होल के लिए इस्तेमाल की गई तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया है। सेलेस्टियस A+ के लिए इमेजिंग प्रक्रिया को M87 की तुलना में 1000 गुना से भी ज़्यादा छोटी और कम भारी है। अपने आसपास की अस्थिरता के कारण काफ़ी जटिल भी थी। सेलेस्टियस A+ की छवि ग्लेटिव केंद्र के रास्ते अशांत प्लाज्मा द्वारा आंशिक रूप से धुंधली हो गई थी, एक ऐसा प्रभाव जो लंबी तरंगदैर्घ्य पर छवि के रेजोल्यूशन को रोकता है। संसाधित EST छवि के नीचे आधे हिस्से में इस सामग्री का चमकीला होना डॉपलर बॉम्बिंग के कारण माना जाता है, जिसमें सापेक्ष गति से दर्शन के पास आने वाली सामग्री को दूर जाने वाली सामग्री की तुलना में अधिक चमकदार माना जाता है। ब्लैक होल के मामले में इस घटना का अर्थ है कि दृश्यमान सामग्री सापेक्ष पर घूम रही एकमात्र गति जिस पर विलक्षणता के ऊपर गुरुत्वाकर्षण आकर्षण को केंद्र स्मारक के रूप में संतुलित करना संभव है, और इस तरह की घटना क्षैतिज के ऊपर कक्षा में बने रहना है। चमकीले पदार्थ के इस विन्यास का अर्थ है कि EST ने M87 को ब्लैक होल में अभिवृद्धि डिस्क का लगभग किनारे से पकड़ने वाले परिप्रेक्ष्य को देखा, क्योंकि पूरा सिस्टम दक्षिणावृत्त घूम रहा था। ब्लैक होल से जुड़ी अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण लेसिंग एक परिप्रेक्ष्य का भ्रम पैदा करती है जो ऊपर से अभिवृद्धि डिस्क को देखती है। वास्तव में EST छवि में अधिकांश रिंग तब बनी होती है जब अभिवृद्धि डिस्क के दूर से हिस्से से उत्सर्जित प्रकाश ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण कुएं के चारों ओर मुड़ गया और बच गया, जिसका अर्थ है कि M87 पर अधिकांश संभावित परिप्रेक्ष्य पूरी डिस्क को देख सकते हैं, यहाँ की छाया के ठीक पीछे भी। 2015 में EST ने सेजिटेरियस A+ के इवेंट हेरोजाइन के ठीक बाहर चुंबकीय क्षेत्र पर पता लगाया, यहाँ तक कि उनके कुछ गुणों को भी पहचाना। अभिवृद्धि डिस्क से गुजरने वाले क्षेत्र रेखाएं व्यवस्थित और पेचीदा का एक जटिल मिश्रण थी। ब्लैक होल के सैद्धांतिक अध्ययनों ने चुंबकीय क्षेत्र के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। अप्रैल 2023 में मेसियर 87 ब्लैक होल की छाया और संबंधित उच्च ऊर्जा जेट की एक छवि, जिसे पहली बार एक साथ देखा गया, प्रस्तुत की गई। 14 सितंबर 2015 को लिगो गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहला सफल प्रत्यक्ष अवलोकन किया। यह संकेत 2 ब्लैक होल के विलय से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों के लिए सैद्धांतिक भविष्यवाणियों के अनुरूप था। एक लगभग 36 सौर द्रव्यमान वाला और दूसरा लगभग 29 सौर द्रव्यमान वाला। यह अवलोकन आज तक ब्लैक होल के अस्तित्व के लिए सबसे ठोस सबूत प्रदान करता है। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण तरंग संकेत से पता चलता है कि विलय से पहले 2 वस्तुओं का पृथक्करण केवल 350 किलोमीटर था। यह अनुमानित द्रव्यमान के अनुरूप श्वार्ज़चिल्ड त्रिज्या का लगभग 4 गुना था। इसलिए वस्तुएं बेहद सघन रही, जिससे ब्लैक होल सबसे प्रशंसनीय व्याख्या बन गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लिगो द्वारा देखे गए संकेत में विलय के रिंग डाउन की शुरुआत भी शामिल है। यह संकेत तब उत्पन्न होता है जब नवगठित कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में आ जाता है।
यकीनन रिंग डाउन ब्लैक होल को देखने का सबसे सीधा तरीका है। सिग्नल से रिंग डाउन के प्रमुख मोड की आवृत्ति और भिगोना समय निकालना संभव है। इसमें अंतिम वस्तु के दरम्यान और कोणीय गति का अनुमान लगाना संभव है, जो विलय के संख्यात्मक सिमुलेशन से स्वतंत्र भविष्यवाणियों में मेल खाता है। प्रमुख मोड की आवृत्ति और क्षय समय की बात करें तो फोटोन क्षेत्र की ज्यामिति द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसलिए इस मोड का अवलोकन इस फोटोन क्षेत्र की उपस्थिति की पुष्टि करता है। हालांकि यह ब्लैक होल के संभावित विदेशी विकल्पों को बाहर नहीं कर सकता, जो फोटोन क्षेत्र रखने के लिए पर्याप्त कॉम्पैक्ट है। यह अवलोकन तारकीय दरम्यान वाले ब्लैक होल बाइनरी के अस्तित्व के लिए पहला अवलोकन संबंधी साक्ष्य भी प्रदान करता है। इसके अलावा यह 25 सौर दरम्यान एवं उससे अधिक वजन वाले तारकीय दरम्यान वाले ब्लैक होल का पहला अवलोकन संबंधी साक्ष्य है। हमारी अपनी आकाशगंगा के केंद्र के पास तारों की उचित गति इस बात का मजबूत अवलोकनात्मक प्रमाण प्रदान करती है कि ये तारे एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे हैं। 1995 में खगोलविदों ने रेडियो स्वतंत्र सेजिटेरियस A+ के संयोग से एक अदृश्य वस्तु की परिक्रमा करने वाले 90 तारों की गतियों को ट्रैक किया। केप्लरियन कक्षाओं में उनकी गतियों को फिट करके खगोलविद 1998 में अनुमान लगाने में सक्षम थे। उन तारों की गति का कारण बनने के लिए वस्तु को 0.02 प्रकाश वर्ष की त्रिज्या वाले आयतन से समाहित किया जाना चाहिए। H2 नामक एक तारे ने अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी कर कक्षीय डेटा में खगोलविद दरम्यान की गणना को परिष्कृत करने में सक्षम थे और उन तारों की कक्षीय गति का कारण बनने हेतु वस्तु के लिए 0.002 प्रकाश वर्ष की कम की त्रिज्या वस्तु के आकार की ऊपरी सीमा अभी भी यह जांचने के लिए बहुत बड़ी है। यह अपने सौरचिल्ड त्रिज्या से छोटी है या नहीं, फिर भी यह अवलोकन दृढ़ता से सुझाव देने के लिए केंद्रीय वस्तु एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, क्योंकि इन छोटे आयतन में इतने अदृश्य दरम्यान को सीमित करने के लिए कोई अन्य प्रशासनीय प्रदेश नहीं। इसके अतिरिक्त कुछ अवलोकन संबंधी साक्ष्य इस वस्तु में एक इवेंट क्षितिज हो सकता है, जो ब्लैक होल के लिए एक अनूठी विशेषता है। कोणीय गति के संरक्षण के कारण की बात करें तो एक विशाल वस्तु द्वारा बनाया गया गुरुत्वाकर्षण कुएं में गिरने वाली गैस आमतौर पर वस्तु के चारों ओर एक डिस्क जैसी संरचना बनाती है। कलाकारों के प्रभाव जैसे कि कोरोना के साथ एक अलग ब्लैक होल के साथ में प्रतिनिधित्व तो आमतौर पर ब्लैक होल को इस तरह से दर्शाता है कि जैसा कि एक सपाट स्थान वाला पिंड जो कि डिस्क के हिस्से को अपने पीछे छिपा रहा है, लेकिन वास्तव में गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग अभिवृद्धि डिस्क की छवि को बहुत विकृत कर देगा। ऐसे डिस्क के भीतर घर्षण के कारण कोणीय गति बाहर की ओर ले लाई जाती है, जिससे पदार्थ अंदर की ओर गिरेगा, जिससे संभावित ऊर्जा निकलेगी और गैस का तापमान बढ़ेगा। जब अभिवृद्धि करने वाली वस्तु एक न्यूट्रॉन तारा का ब्लैक होल होती है तो आंतरिक अभिवृद्धि डिस्क में गैस कॉम्पैक्ट वस्तु के निकटता के कारण बहुत तेज गति से परिक्रमा करती है। परिणामी घर्षण इतना महत्वपूर्ण होता है कि यह आंतरिक डिस्क को ऐसे तापमान पर गर्म कर देता है। तो ये था ऑब्जर्वेशनल एविडेंस ऑफ ब्लैक होल्स। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।